ड्रग एडिक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, लेट मैरिजेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो मेरे भाइयों आपको इस किस्म के वाक़यात देखने को मिलते हैं। और तैयार रहिए, माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा, तैयार रहिए, आगे भी इस किस्म के वाक़यात हमें देखने को मिलेंगे। अब मानना पड़ेगा कि असल में हमारा जो समाज है ये बिखरा पड़ा हुआ है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मज़हब का कंट्रोल नहीं है, समाज के जो अजारादार हैं उनका कंट्रोल नहीं है, मौलवियों का कंट्रोल हुआ करता था, दे आर आल्सो आउटडेटेड नाउ। उलमा का कंट्रोल हुआ करता था, आउटडेटेड नाउ। टीचर्स का कंट्रोल हुआ करता था, दे आर ऑफ नो वैल्यू। समाज के अंदर मोहल्ला कमेटीज़ हुआ करती थी, दे आर एब्सोल्युटली वर्थलेस, बिकॉज ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जब कोई करारदाद पास करते थे, जब कोई बात करते थे, इसका एक वैल्यू हुआ करता था। बट राइट नाउ इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इट brings me to a very important conclusion. Our society is very much broken and so are our families. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं कि जम्मू व कश्मीर में मुनशियात की क्या सूरत हाल है, जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उन्हें मतल्ला कर देते हैं हाउस के साथ साथ कि जम्मू व कश्मीर में तकरीबन 10 लाख अफराद मुनशियात में मुब्तला हैं। और माहिरीन कहते हैं कि ये रिपोर्ट असल सूरत हाल नहीं कहती है, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में असल में वही बातें सामने आते हैं, वही अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं जो कि रिपोर्ट होती हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे जो कि बिल्कुल ही रिपोर्ट ना होते हों, और ये केस ऐसा है कि जिसके बारे में ज़्यादातर राजदारी से ही काम लिया जाता है, यानी कि यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन। अब मुझे खुदारा आप बता दीजिए, फ़िलहाल के लिए अगर हम 10 लाख का ही डेटा ले लेंगे तो ये सूरत हाल कितनी दीगर गो है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद इसमें मुब्तला हैं, यानी कि दे आल्सो टेक ड्रग्स, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन टेकिंग ड्रग्स। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि पेडलिंग में मुब्तला हैं, बिकॉज असल में क्रिमिनल्स वही लोग होते हैं। अब इसके पस मंज़र में आप सोपोर इंसिडेंट को ले लीजिए, जहाँ पर एक नौजवान ने, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो ड्रग्स में मुब्तला था, अपनी माँ का कत्ल कर डाला। एंड एज फार एज द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसर्नड, मीडिया रिपोर्ट्स आर कंसर्नड, वो बंदा नशे में मुब्तला था और जिसकी वजह से उसने दिमागी तवाज़ुन अपना खो दिया और उसने अपनी ही माँ का बेईमाना कत्ल कर डाला। देखिए सूरह माइदा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िह तौर पर कहा था अहले ईमान को, और बहुत पहले कहा था कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, शराब, जुआ, नशावर चीज़ें, इसी तरीके से पांसे पलटना, ये सारी की सारी चीज़ें शैतानी हैं, बल्कि शैतान के गंदे कामों में से ये गलीज़ तरीन काम है। अहले ईमान बचो इन तमाम चीज़ों से अगर तुम फलाह पाना चाहते हो। इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। अच्छा, इसके बाद ही दूसरी आयत में रब्बी करीम ने बता दिया था कि इन चीज़ों से तुम्हें क्यों बचना है, क्योंकि शैतान चाहता है तुम्हारे माबैन अदावत को पैदा करना, दुश्मनी को पैदा करना। शैतान चाहता है कि तुम दिमागी तवाज़ुन खो बैठो। शैतान चाहता है कि तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात से काम ले लो। शैतान चाहता है कि तुम हसद, ज़िद, कीना, बुग़्ज़ और अदावत से काम ले लो, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन्हीं चीज़ों की तरफ माइल करेंगी। सो बेटर इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सोपोर इंसिडेंट एक शैम है, हम कह सकते हैं, पूरी वादी के लिए, बिकॉज वी डीम आवर सेल्व्स
to be Muslims. और फिर हम कश्मीरी में कहते हैं ऐसे रेशवारीन लोग, यहाँ पर ऋषि लोग बसते थे। लेकिन जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर जिस किस्म के वाक़यात रोनमा होते हैं, लगता है कि we don't live in that sort of society. And in the meanwhile, on the same day, हमने एक और इंसिडेंट लोलाव वैली में देख लिया, जहाँ पर खुरहामा के इलाके में एक 5 साला बच्ची का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एंड nobody is yet confirmed कि भाई असल में वो वाक़या क्या है। ऑब्वियसली ये वही पस मंज़र इसका भी होगा जो मैंने अभी आपको बता दिया। शैतान चाहता है कि भाई तुम लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाए और फिर तुम रिस्टोर इन कामों की तरफ करें। इससे पहले हमने बड़गाम में भी देख लिया था किस तरीके से एक दरिंदा सिफत शख्स ने एक लड़की का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मानना पड़ेगा कि असल में हमारा जो समाज है ये बिखरा पड़ा हुआ है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मजहब का कंट्रोल नहीं है, समाज के जो अजारादार हैं उनका कंट्रोल नहीं है, मौलवियों का कंट्रोल हुआ करता था, दे आर आल्सो आउटडेटेड नाउ। उलमा का कंट्रोल हुआ करता था, आउटडेटेड नाउ। टीचर्स का कंट्रोल हुआ करता था, दे आर ऑफ नो वैल्यू। समाज के अंदर मोहल्ला कमेटीज हुआ करती थी, दे आर एब्सोल्युटली वर्थलेस, बिकॉज ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जब कोई करारदाद पास करते थे, जब कोई बात करते थे, इसका एक वैल्यू हुआ करता था। बट राइट नाउ इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इट brings me to a very important conclusion. Our society is very much broken and so are our families. भाई फैमिली का तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रोल होता है, एक वालिद साहब का कंट्रोल होता है, वालिदा का कंट्रोल होता है, घर में रिश्तेदार होते हैं उनका कंट्रोल होता है। लगता है उनका कंट्रोल भी कहीं का नहीं रह चुका। अब कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ही वो जो रस्सी है उसे ढीला छोड़ दिया है, उन्हें लगाम नहीं कसी है। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा तो बच्चा होता है, एंड मौके पर अगर हमने अपने बच्चे की सही तरबियत की होती, उसे बता दिया होता बच्चे ये काम सही है और वो काम गलत है, तुम्हें इस रास्ता चलना है, इस रास्ते नहीं चलना है, डेफिनेटली मे बी एट दैट वेरी टाइम उसने अपने आप को मेंड किया होता। बट नो, बच्चा बड़ा हो जाता है, फैमिली का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, बल्कि हम कहेंगे कि फैमिली उस हवाले से सेंसिटाइज भी नहीं है। जब एक वालिद साहब अपने ही बच्चे से कहेगा जाओ दुकान पर मेरे लिए सिगरेट का एक पैकेट लाओ, जब यही वालिदैन, जब यही बड़े लोग बच्चों के सामने बेअदबी करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, तो बच्चे पर क्या कंट्रोल रहेगा? जब उलमा ही आपस में दस्तो गिरेबान हो जाएंगे, जब टीचर्स ही आपस में बेअदबी रेस्टोर करेंगे, एक दूसरे का कान चबाएंगे, प्लीज़ टेल मी इन बच्चों पर कंट्रोल कैसे रहेगा? ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली इन्होंने जिस किस्म की ज़िंदगी, जिस किस्म की नशोनमा पहली ज़िंदगी में पाली होती है, आई मीन ऑन द वेरी बेसिक डेज, उसी के गुल आपको फिर बाद में खिलते हुए देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई फिर ये लोग इस किस्म की हरकत को रिस्टोर करते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए आप, इस ड्रग्स से नौजवान एक कौम का असासा होता है, इनके पास ताकत होता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त बहाव वाले दरिया का रुख भी पलट सकते हैं। और ये ड्रग्स जो है, इन्होंने हमारे नौजवानों को, ये जो नशा है, सिगरेट है, बीड़ी है, खानी है, खुबार है, इन्होंने हमारे नौजवानों को एक ऐसी डगर पर ला दिया है, एक ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया है जहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। The only thing कि भाई ये जो मिनट है ये ठीक तरीके से निकल जाए, बस दैट इज़ ऑल। आगे फ्यूचर की ज़िंदगी क्या है इस हवाले से वो चाकचौबंद नहीं है, वो मुतफ़िक्र नहीं है। हमारा यूथ इस हवाले से ख़त्म हो चुका है, एंड दैट इज़ वाई हमारा समाज बहसत मजमूई तरक्की नहीं कर पाता है। आप देख लीजिए दुनिया में जब कहीं भी तब्दीली आ गई है, वहाँ पर कोई तहरीक उठी और उस तहरीक के रूही रवान नौजवान लोग थे। जब उन नौजवान लोगों ने अपने अंदर एहसास पैदा कर लिया, उन्होंने अपना पावर समझ लिया, फिर उसी के मुताबिक अपनी सलाहियतें बरोई कार लाई, तो वो समाज तरक्की कर बैठा, वहाँ पर इनकलाब बरपा आ गया।
ہمارے سماج میں باقی بہت ساری سماجی برائیاں ہیں جو اس حوالے سے بہت عروج پا چکی ہیں. ابھی میں نے آپ سے کہا بروکن فیملیز, ڈرگ ایڈکشن, ان امپلائمنٹ, لیٹ میریجز, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو میرے بھائیوں آپ کو اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور تیار رہیے, معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا, تیار رہیے, آگے بھی اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے نوجوان آج کل کس قسم کی بے حیائی میں مبتلا ہیں. آنے والے وقت میں ہماری بہنوں کا گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوگا. Let me tell you, let me be very much honest and frank in front of you, that it's proper time and the proper time is now. اگر ان تمام اسٹیک ہولڈرز نے, by stakeholders I mean those institutions, those people جن کا کنٹرول ہوتا ہے سوسائٹی پر, say for example family, parents, neighbors, relatives, teachers, علماء, مولوی صاحبان, and the very biggest of social control جو ہے that is law of the land, جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ساری ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے. اور اس کیس میں آئی مین ڈرگ ایڈکشن کیس میں آپ کا یہ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا جوینائل جسٹس بورڈ ہے, آپ کا ICDS کا جو محکمہ ہے. All these are concerned with this. They also possess a control جو وہ استعمال کر سکتے ہیں نوجوان کو قابو میں رکھنے کے لیے. اور اس سلسلے میں قانون نے بتا دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے نوجوان اصل میں پیشنٹس ہیں. They're not criminals. And we have to talk to them. We have to reach out to them. ہمیں ان سے کہنا ہے کہ میرے بھائی مجھے بتا دیجئے کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا ہے یہ ڈرگز لینے کے لیے. پلیز ٹیل می آنیسٹلی, ہم میں سے جب کوئی بھائی ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, یہ ڈرگز میں مبتلا ہو جاتا ہے, مائی سیلف بینگ ہز فرینڈ, بینگ ہز بردر, بینگ ہز ریلیٹیو اور نیبر, کیا میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے میں جاؤں اس سے بات کروں, اس کو اس کی خیر و عافیت پوچھوں اور اسے بتاؤں بھائی کیا مسئلہ ہے, تم ان ڈرگز کی طرف مبتلا ہو گئے, کیا میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ نو, انسٹیڈ آف دیٹ واٹ آئی ڈو, میں یہ کام کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو اس بندے سے ڈیٹیچ کرتا ہوں. کل تک میرا دوست تھا بٹ نو ٹوڈے ہی از نن ٹو می. اور پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ نہیں, مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ڈیٹیچ کرتا ہوں, میں اس کو الگ تھلگ میں رکھتا ہوں اس کو سوسائٹی سے. سوسائٹی بھی اس کو ایک مختلف نظریے سے دیکھتی ہے, ایز اے وہ سوسائٹی کو بلانگ نہیں کرتا. یہ ہماری طرف سے انٹرونشن ہے. اب سارے کے سارے ادارے اپنا اپنا کنٹریبیوشن دے دیں گے اور ہمیں بھی اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے ایز اے سین ممبرز آف سوسائٹی. ان باتوں کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے اپنی بات اختتام کو پہنچاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.